जो भी हो, ग्रहों में 3 ग्रह चरक ग्रह है। वैसे चरक ग्रहों में चंद्र, बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह चरक ग्रह है। इन प्रांतों से होकर जो रेखाएं चंद्र स्थान में आती हैं वे भी विदेशी रेखाएं होती है। उदाहरण के तौर पर कंकण रेखाओं से सूर्य भाग, शुक्र भाग से, शुक्र पर्वत, शुक्र ग्रह चरित्र ग्रह है, चलने वाला ग्रह है। यहां से निकलकर एक रेखा जीवन रेखा को काटकर इन रेखाओं को काटते हुए यहां तक जाती है। ये भी विदेशी यात्रा रेखा है, मगर फलित वर्णन में अंतर होता। विदेश चलेंगे, विदेश जाने के बाद जीवन रेखा यहां कटी हुई है इस रेखा के द्वारा। वहां कुछ दिन तक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। वहां के आबोहवा, वहां का वातावरण, वहां का खान पान की व्यवस्था इनके लिए बस नहीं होती है, इसलिए कुछ स्वास्थ्य में अंतर पड़ता है। किंतु जीवन का नष्ट नहीं, समाप्ति नहीं बताना, बहुत बुरा नहीं बताना। जरा अस्वस्थ रहेगा, उसका प्रभाव धन पर भी पड़ेगा, कीर्ति पर भी पड़ेगी और व्यापार रेखा पर भी। और यहाँ चंद्र स्थान पर ये रेखा गई है, विदेश अवश्य अवश्य जाएंगे। अगर यहां से एक रेखा निकलकर बुध रेखा क्षेत्र में जाती हो, या यहां से एक रेखा निकलकर चंद्र स्थान भी क्यों ना आती हो, तो भी विदेश रेखा ही है। तो यानी चरक ग्रहों से रेखाएं निकलकर यह अत्यंत आवश्यक है कि चंद्र स्थान में उस यात्रा का प्रवेश, वो रेखा का प्रवेश होना ही चाहिए, तभी वे लोग विदेशी यात्रा पर चल सकते हैं। कोई विद्या के नाम पर हो सकता है, कोई नौकरी के नाम पर हो सकता है, या अपने बंधुओं के नाम पर हो सकता है, या व्यापार करने के नाम पर हो सकता है, या ये विदेशी रेखा से एक रेखा निकालकर राहु स्थान के होकर अगर गुरु की ओर चले या और किसी पर्वत की ओर चले, राहु से होकर चल रही है। आंदोलन करने के लिए भी आतंकवादी बनकर भी दूसरे देश चलते हैं। वैसे लोगों को ऐसी यात्रा रेखाएं भी होती है। विदेश यात्राओं के बारे में जब आप पढ़ेंगे उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। देखिए इसमें लिखिए कुज रेखा, विदेशी रेखा या स्वदेशी यात्रा रेखा, और उसके बाद शत्रु रेखाएं, भ्रातृ रेखाएं, कलह रेखाएं, ये रेखाएं होती है इस स्थान पर। ये वाला स्थान, ये कुज स्थान है। कुज स्थान में, चंद्र स्थान में यात्रा की रेखा है। ऐसी ही आड़ी रेखाएं बाईं की ओर से निकलकर दाईं की ओर आड़ी तरह से, अगर यहां 1, 2 या 3 ऐसी रेखाएं आती हैं, इनको कहते हैं द्वेष रेखाएं, शत्रु रेखाएं। ये न्यायालय, ऐसे लोग पुलिस स्टेशनों के अतराव घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। इनको ये अत्यंत आवश्यक है, न्यायालयों के सीढ़ियों तक चढ़ते हैं। दूसरों पर दावा रखकर हो सकता है, आप स्वयं दावा में फंसकर हो सकता है। किसी न किसी हाल कोर्ट जाने की रेखाएं, पुलिस स्टेशन के अतराव फिरने की रेखाएं, वे कहलाई जाती हैं। वे है शत्रु रेखाएं, कलह रेखाएं। आप उसमें लड़ते रहते हैं भाई भाई, यही रेखाएं बताती है। भ्रातृ रेखा भी कोई कहा क्या करते हैं, उनको भी कह सकते हैं यार ये गड़बड़ की रेखाएं, डोम मचाने की रेखाएं, कलह होते रहते हैं, शत्रुता होती है, लड़ते रहते हैं,
और न्यायालय भी चलते हैं, पुलिस स्टेशन भी चलते हैं, आपस में मारपीट भी हो सकती है, देह शुद्धि भी हो सकती है, नाना प्रकार के विषयों के बारे में ये रेखाएं कहती हैं। इसलिए इन रेखाओं के बारे में जिस विशाल रूप से अध्ययन करेंगे उस समय में मैं उन पूरे विषयों को बाद में बता दूंगा। तो मित्रों, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कुज रेखा क्या है, विद्या रेखा क्या है, विदेशी यात्रा रेखा क्या है, यात्रा रेखाएं क्या है, शत्रु और कलह रेखाएं किस प्रकार का है। इसके अतिरिक्त अन्य रेखाएं भी हैं। तो वैसी रेखाओं में कंकण रेखाएं, जहां हथेली के पीठ नीचे दिखाई पड़ती हैं, हाथ में कंकण भाग में, मणिबंध स्थान में, इनको मणिबंध रेखाएं कहते हैं या कंकण रेखाएं भी कहते हैं। तो एक नाना प्रकार के नामों से इसे पुकारते हैं। तो संख्या में ये 4 तक होती हैं। ये तो 4 रेखाओं में पहली रेखा यह है स्वास्थ्य रेखा, यानी जातक के स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में ये रेखा कहती है। ये एक सीधी रेखा जैसी या अन्य चिन्हों के द्वारा भी ये रेखाएं हो सकती हैं, ये स्वास्थ्य रेखा। और दूसरी रेखा है संपत्ति रेखा, धन रेखा। ये रेखा इस रेखा से, भाग्य रेखा से संबंधित करता है। और ये स्वास्थ्य रेखा बुध रेखा से संबंधित। उसके तदनंतर है सुख रेखा। स्वास्थ्य है, धन है, सुख नहीं चाहता, क्या फायदा। स्वास्थ्य होकर, धन होकर, जो सुख रहता है, जिस व्यक्ति को सुख रहता है, यानी भोग भाग्यों का अनुभव करता है, नौकर चाकर, गाड़ियां, घर, हर प्रकार की सुख सुविधाएं को अगर अनुभव करता है तो उनको कहते हैं सुख रेखा। ये 3 रेखाएं साधारणतया सभी लोगों में दिखाई पड़ती है। याद रखिएगा, पहली रेखा स्वास्थ्य रेखा, दूसरी संपत्ति रेखा, तीसरी रेखा सुख रेखा। बहुत कम लोगों को चौथी रेखा भी दिखाई पड़ती है, उसको कहते हैं सम्राट रेखा। यानी राजमुद्रिका उसके पास होती है, उसके पास अधिकार होता है, जिधर किधर मुड़े, जिधर किधर हाथ उठाए वो काम होकर रहेगा, अधिकार उनके हाथ में रहता है। यानी सम्राट का शब्द आज प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। ऊंचे ऊंचे पदवियों पर रहते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पर रहते हैं, मतलब उन्नत स्थिति में रहते हैं। उनका कहना सबका कहना होता है, उनका करना सबका करना होता है, उनका सब कुछ अपना समझकर बाकी लोग भी उनका अनुकरण किया करते हैं, उसको कहते हैं सम्राट रेखा। बंधु, 5वीं रेखा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को 5वीं रेखा हो तो इतना कहने पर भी उसको दरिद्र रेखा कहते हैं। यानी अगर ये कंकण रेखाएं कर पृष्ठ की ओर भी अगर दिखाई जाए, नजर आए, तो वो सम्राट योग है, वो राजयोग है। केवल इस तरफ से करतल की ओर ही ये रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, कर पृष्ठ की ओर नहीं। किंतु वार्धक्य के कारण, बुढ़ापे के कारण, आयु ढलने के कारण, एकदम दुबला हो जाने के कारण, मोटा रहकर या निरंतर औषध सेवन करने के कारण, बहुत वर्षों तक रुग्णी बनने के कारण, वातावरण के कारण, एकदम परिस्थितियां बदल जाने के कारण अगर ये रेखाएं दिखाई पड़ी
तो वे सहज रेखाएं नहीं है कि किसी बलवत्तर कारण पर ऐसी रेखाएं उधर भी बनी है। इसको साम्राट योग या राजयोग या भव्य योग या दिव्य योग नहीं कह सकते। हो सकता है कभी कभी इनको छोड़कर एक स्वस्थ व्यक्ति जो काफी स्वस्थ है, उनके हाथ में करपृष्ठ की ओर भी अगर ये रेखाएं दिखाई पड़ते तो कह सकते हैं कि वो राजयोग। और ये पांचवी रेखा यहां दिखाई पड़े तो दरिद्र योग है। देखिए भैया, 3, 4 चौथी रेखा बहुत कम लोगों को रहती है, मगर यूं कंकण भाग में मोड़ कर देखेंगे, बड़ा उस पर कुछ बल डाल देंगे तो पांचवी रेखा ये दिखाई पड़ती। कोई बल नहीं डालना, सहज रूप से देखने से अगर 4 रेखाएं हो तो स्वास्थ्य, संपत्ति, सुख और सम्राट, ये चारों योग इनको प्राप्त हो जाते हैं। वे सुखी जीवन बिता सकते हैं। काश पांचवी रेखा हो ना पाए। राइट। और एक विषय अपने ध्यान में रखिए, हाथ हिलते समय, मणिबंध हिलते समय, हाथ घुमाते समय रह रहकर घुमाएंगे तो टिक 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 की आवाज कभी कभी होती है। वो तो यानी जहां पर रेडियां हैं वहां भी वैसी आवाज होती है, यहाँ भी वैसी होती है। एक के दुख के बार हो रहा तो हर एक के लिए वो साथी है। मगर जब कभी लिखते रहेंगे, जब कभी हिलाते रहेंगे, जब कभी मोड़ते रहेंगे, तब कभी टिक टिक की आवाज हो जाएगी। तो कितना धनी भी क्यों न हो अकिंचन बन जाएगा, राजा भी क्यों न हो रंक बन जाएगा, पहाड़ के उतना धन भी क्यों न हो आराम से बैठकर उस पहाड़ को यानी घटाते रहेगा। यानी वो भी दरिद्र योगी है। इसमें आवाज होना, पांचवी रेखा होना कभी खतान नहीं हो सकता है। ये अच्छी रेखाएं हैं, ठीक है। ये कंकण रेखाएं हो गए। उसकी देखिए अतिथि रेखाएं। मित्रों याद रख लीजिए, आड़ी रेखा हो, ऊर्ध्व रेखा हो या अधो रेखाएं हो या गोल फिरे हुए रेखाएं हो, कोई चिन्ह हो, चाहे वो त्रिभुज हो चतुर्भुज हो, आते हैं कुछ समय तक रहते हैं, बाद में जाते हैं, मिट जाते हैं, मिट जाते हैं, अदृश्य बन जाते हैं। यानी जिस प्रकार ये एक अतिथि हमारे यहाँ आकर एक दुख दिन रहकर अपना काम बना लेकर वे जिस प्रकार चले जाते हैं, कुछ रेखाएं तत्काल रूप से एक समय तक, एक अवधि तक हथेली में वो रेखाएं आती है, उनका फल देते हैं। दुष्परिणाम हो सत्परिणाम हो देकर वे फिर गायब हो जाते हैं, मिट जाते हैं। वैसी रेखाओं को रेखा के रूप में तो नहीं बता सकता हूं, किसी रूप में भी, किसी रेखा के रूप में भी वो आ सकती है, मगर वैसी रेखाओं को कहते हैं अतिथि रेखाएं। मैं आ रहा हूं, अगर वो बोलकर, कहकर, बुलाकर, फोन करके बताता है, तिथि बता रहा है कि मैं अब आ रहा हूं। अतिथि बताता तक नहीं, एकदम आ जाता है, बिना तिथि के, बिना बताए। अगर जो व्यक्ति आएंगे वे हैं अतिथि। अतिथि देवो भव बोलते हैं। भारतीय संप्रदाय के अनुसार, हमारी परंपरा के अनुसार अतिथियों को भगवान के रूप में देखना, वे अपने घर में हाथ धोकर जाना, यानी पेट भर खाकर सुखी होकर जाना, संतुष्ट रहना हर कोई भारतीय चाहता। भारतीय क्या, मनुष्य भी बोलेंगे तो गलत नहीं। तो यह हमारा स्वभाव है। तो अतिथि, अतिथि को एक पिता जैसे मानने वाले भी हैं, उनकी पत्नी को माता जैसे मानने वाले। बहुत सारे पिता केवल जन्म जो देते हैं वे ही पिता हैं, वे ही माता है नहीं। गुरु की पत्नी भी माता होती है, गुरु भी पिता होते हैं। जो विवाह करते हैं, जो ससुराल है के लोग हैं, यानी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, दे आर पेरेंट्स, नो डाउट एट ऑल। तो इस प्रकार
जो समाजसेवन करते हैं, जो गुरु है, वे भी पिता के जैसे हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे पिता तुल्य, पितृतुल्य व्यक्ति होते हैं। तो इस प्रकार अतिथि रेखाएं और कुछ रेखाएं होती है उदीयमान रेखाएं। तो आपको देखेंगे हथेली के ऊपर, चर्म के ऊपर, देखिए इस चर्म के वर्ण में, इस चर्म के वर्ण में अंतर रहता है, काफी भेद रहता है। इस चर्म पर जितनी भी रेखाएं हो उसकी गणना न होती है, न उसका फल ही बताते हैं, उसके भविष्य के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अगर यहां से निकली भी हो रेखा, तो जब तक इस चर्म में प्रवेश नहीं करती वो रेखा, तब तक उसका फल नहीं सुनाया जाता है। उसी प्रकार चर्म के भीतर से, रक्त प्रवाह के अंदर से, चर्म के नीचे से कोई रेखा उदित हो रही है, जन्म ले रही है, ऐसा ज्ञात होता है, मगर वो रेखा ऊपर आती नहीं है। तो उसको देखकर हम बोल सकते हैं ये उदीयमान रेखाएं हैं, यानी ये रेखा उदित होने वाली है। उदित होगी तो फल देगा, उदित नहीं तो छोड़ दीजिए, उसका फल नहीं आएगा। ये रेखा कब तक चर्म पर आ जाएगी, उसके लिए कम से कम 6 महीने, अधिक से अधिक 9 महीने। कुछ ऐसी रेखाएं, नई रेखाएं, अपने भाग्य को ही बदलने वाली रेखाएं भी आ सकती हैं। उन रेखाओं की अवधि 7 साल तक उदीयमान रेखा के रूप में रहकर बाद में चर्म के ऊपर वो रेखा आ जाती है और उसका फल निरंतर आजीवन उसका होता है, वो मिटती नहीं है। जब तक वो चर्म के ऊपर दिखाई न पड़ती हो तब तक वे उदीयमान रेखाएं हैं। समझिए कि यहां पर विदेशी रेखा मैंने इन रेखाओं को बताई। ये रेखा चर्म के ऊपर आती नहीं है, रक्त प्रवाह में भीतर लीला मात्र रूप से, रेखा मात्र रूप से, अस्पष्ट रूप से शास्त्रज्ञों को पता, हाँ ये रेखा आने वाले है, भाई तैयार रहिए, 6 या 9 महीने में ये रेखा ऊपर आ जाएगी और विद्या के नाम पर हो या नौकरी के नाम पर हो या व्यापार के नाम पर हो, किसी न किसी हाल एन केन प्रकारेण आप विदेश चलेंगे, ये बता सकते हैं। मगर ये कब बताए, रेखा ऊपर आने के बाद ही विदेश कहिए। मगर उनको धैर्य देने के लिए, उनको एक उत्साह देने के लिए, हाँ ये कैसे देगा, वैसी रेखाओं को कहते हैं उदीयमान रेखा।